हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंट साइंस के बारे में लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में अपने क्या पढ़ेंगे? आज एनवायरमेंट साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट साइंस होता है क्या चीज है, क्या क्या इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कल अपने पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर वायुमंडल के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वायुमंडल से बनते हैं। इससे पहले आपको बच्चों बता दूं, सारे बच्चे आ जाओ बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, बीए बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बीकॉम, बीबीए एंड बीसीए एंड ऑल बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम आप क्लास लगा रहे हो सारे बच्चे आ जाओ क्लास के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ एनवायरमेंट साइंस श्री आत्म वल्लभ जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज में। तो सबसे पहले ऑनलाइन क्लासें आपकी चल रही है यूट्यूब के अंदर। आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो लेक्चर जितने आपने लगा लिए, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे, इवन आप पेपर क्वालिफाई करने वाले हो, ये मेरा मानना है। तो आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन ये वाला आंसर दिया, ये वाला मैंने क्वेश्चन बताया था कि इसका आंसर बताना बच्चों। जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर दो। एट व्हाट टाइम ऑफ डे रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मलिटी एट ए मिनिमम व्हेन द एयर टेंपरेचर इज हाईएस्ट अबव मिडनाइट जस्ट बिफोर सनराइज व्हेन द एयर टेंपरेचर इज लोएस्ट। दिन के किस समय सापेक्ष आर्द्रता सामान्यतः न्यूनतम होती है? जब वायु का तापमान अधिक तो सूर्योदय से एकदम पहले, मध्य रात्रि में जब वायु का तापमान न्यूनतम होता है। शाबाश, आपके आंसर आ रहे हैं। सारे बच्चे ज्वाइन कर दो क्लास को फटाफट, जल्दी। सिर्फ आधे घंटे की क्लास है, सुनना है, सिर्फ आपको सुनना है। मन करे तो नोट्स बना लो, मन ना करे तो नोट्स ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाओगे तो फायदा आपका, मेरा नहीं। शॉर्ट नोट्स बनाओ फटाफट। ओके बच्चों, फटाफट आंसर बताओ। इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आंसर सही है सर। राइट आंसर इज द ए इज द, जब वायु का तापमान अधिक हो। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब व्हेन द एयर टेंपरेचर इज हाईएस्ट। सर ये कैसे? सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। द वाटर कंटेंट अवेलेबल इन एयर, यानी वायु के अंदर पानी की उपस्थित मात्रा ही क्या कहलाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। सबसे पहले मैंने क्या लिया? एक गिलास ऑफ वाटर लिया, एक गिलास लिया जिसके अंदर पानी नहीं है, खाली गिलास लिया, 0%, 0 कंटेंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा 0। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे कि 100% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। 100% एयर में से 0, 100% एयर मतलब वायु में 100% वायु के अंदर 0% पानी है, इसका मतलब ड्राई एयर है, ड्राई एयर। अगर आप किसी ऐसे इलाके या ऐसे एरिया में जाते हैं जहां 0% ह्यूमिडिटी है, इट मीन वहां वाटर कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है ना? मेरी बात समझे बच्चों? तो उसको शुष्क वायु बोला जाता है। ये एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टाइप्स हैं, द अपेक्षिक आर्द्रता के प्रकार है ये। अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या किया, एक गिलास ऑफ वाटर को 25% तक फिलअप कर दिया, तो 25% भरने पर यानी 25%, 1/4, 1/4 गिलास को भर दिया, 1/4 गिलास को भर दिया मैंने ग्लास ऑफ वाटर, तो उसको बोलते हैं डेजर्ट। अगर किसी भी एरिया में 25% वाटर कंटेंट अवेलेबल होता है, इसका मतलब 1/4 गिलास पानी से भरा हुआ। द ग्लास ऑफ वाटर फिल अप विद 1/4, यानी 1/4 अगर आप गिलास को पानी से भर दो, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? आप रेगिस्तान की बात कर रहे हो, आप डेजर्ट की बात कर रहे हो। डेजर्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, ह्यूमिडिटी जो परसेंटेज होती है वो 25% होती है। अगर 75% की बात करें किसी भी 100% गिलास के अंदर जो कि खाली है, उसके अंदर मैंने 70, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लाइक दैट, मैंने क्या किया, 100 ml वाला गिलास लिया, ग्लास ऑफ वाटर लिया, मैंने इसके अंदर 75 ml क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। तो ये इसके अंदर 75% क्या है? वाटर कंटेंट अवेलेबल है। ये खाली कितना है बच्चों बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। खाली है क्या ये गिलास? ये खाली कितना है? बच्चे बोलेंगे सर 25% खाली है। नहीं, ये पॉजिटिविटी नहीं है। पॉजिटिविटी वो कहती है कि 75% सर ये पानी से भरा हुआ है और 25%
वाटर से भरा हुआ, हवा से भरा हुआ है, एयर से भरा हुआ है। बच्चे बोलते हैं सर ये आधा ग्लास खाली है। मान लो क्या हुआ कि इसमें आधा ग्लास मैंने पानी भर दिया, बच्चे बोलते हैं सर ये आधा ग्लास ही भरा हुआ है। नहीं, ये 50% तो वाटर के साथ भरा हुआ है, 50% एयर। इज पॉजिटिविटी, इज अ पॉजिटिविटी। आपको सोचना है। कोस्टल एरिया बोलते हैं जिसमें 75%। अगर 100 ml वाला गिलास लेते हो, 100 ml पानी भर देते हो, इसका मतलब आप ड्यूरिंग हैविंग रेन की बात कर रहे हो, भारी वर्षा की बात कर रहे हो। जहां भारी वर्षा होती है, हैविंग रेन होती है, वहां पर ये चीज मिलती है। तो इस हिसाब से हम इसको वाटर कंटेंट को अपने डिफाइन करते हैं। वायु में जल की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता ही क्या कहलाती है? द अमाउंट ऑफ वाटर द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? मतलब हम जब रेशियो निकालते हैं एयर के कंपैरिजन में, वायु की तुलना में जब हम उसका अनुपात निकालते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिलेटिव वेट। मान लो आप बोलते हैं सर मेरा वेट जो है 60 kg है। मान लो 60 kg कैसे आया? आपको क्या पता? आपको क्या पता कि आपका वेट 60 kg है? पहले कभी ना कभी साइंटिस्ट ने खोज की होगी कि इतना वेट जो है वो 1 kg है। इतना वेट मुझे नहीं पता कितना, इतना वेट 1 kg है। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरा वेट जो है वो 60 कॉपीज के बराबर है, 60 रजिस्टर के बराबर। इसका मतलब क्या है? एक कॉपी को मैंने मेजरमेंट मान ली, एक यूनिट मान ली कि इस कॉपी के इक्वल अगर मैं 60 कॉपीज को वेट करूं तो मेरा वेट इतना आता है। ऐसे ही क्या हुआ कि 1 किलो का बाट बनाया गया, 1 किलो की ऑब्जेक्ट बनाया गया, वस्तु बनाएगी, जिसमें यह बोला गया कि 1 kg का है। इसके कंपैरिजन में मेरा वेट 60 kg है। इट इज रिलेटिव वेट। इसको बोलते हैं आपेक्षिक भार बोलते हैं। अपेक्षिक वर्ड यूज किया गया, समझे बात को? द रेशियो ऑफ द एयर स्ट्रेंथ एबिलिटी टू होल्ड एक्सेसिव मॉइस्चर ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन इट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बच्चों आपको आंसर मिला। आंसर क्या हुआ? इसका आंसर क्या होगा कि जब जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाऊंगा ना, मैंने क्या किया, इसको बर्नर पे रख दिया। मम्मी मैं पानी गर्म करना है। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे सर ने सिखाया था कि ऐसे अपने आदत चेक करते हैं। मैंने क्या किया, इसमें एक क्या लिया, 1 लीटर का बर्तन लिया, 1 लीटर का कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने पानी भर दिया। कितना? 250 ml, है ना? 1000 ml का बर्तन लिया, 1 लीटर वाला, 250 ml पानी भर दिया। मम्मी मैं चेक कर रही हूं। क्या चेक कर रहे हो? कि सर पानी गर्म करना शुरू कर दिया, नहीं तो बंद चला दिया गैस, पानी। सर ने समझाया था कि तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर हाईएस्ट होने पर उसकी जो ऐसा कौन सा टाइम होता है, ऐसा कौन सा डे का टाइम होता है जहां टेम्परेचर हाईएस्ट होता है? जब दोपहर होती है। तो हम चेक कर रहे हैं कि सर तापमान बढ़ाने को फर्क पड़ता है। तापमान बढ़ाता गया। एक टाइम ऐसा है कि सारा पतीला सूख गया और कंटेनर सूख गया, पानी खत्म हो गया। मम्मी से बड़ा चांटा घुमा के, है ना, चांटा बड़ा आपको। क्यों? मम्मी मैं तो चेक कर रही थी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सर ने बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो टेम्परेचर के साथ साथ कम होती है, यानी आर्द्रता जो होती है वो कम होती है। तो आर्द्रता मम्मी देखो पूरा का पूरा पतीला, पूरा का पूरा कंटेनर खाली होगा। इट इज एग्जाम्पल। जब टेम्परेचर हाईएस्ट होता है तो एयर के अंदर वाटर कंटेंट अवेलेबल नहीं होता, पानी की मात्रा अवेलेबल नहीं होती। आज के टाइम नहीं बोल रहा, आज तो बहुत सर्दी पड़ रही है बच्चों, तो आज तो वाटर कंटेंट बहुत अवेलेबल है, मॉइस्चर बहुत अवेलेबल है, एंड विद एयर, है ना, अच्छी हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? इज द वर्ड फॉर एनवायरन। अब एनवायरन शब्द किससे मिलकर बना है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है, ये नहीं पता बच्चों को। एनवायर शब्द जो बनता है वो फ्रेंच वर्ड है। इट इज अ फ्रेंच वर्ड, एनवायर, टू सराउंड, चारों ओर। एनवायरमेंट इज द एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। वह सब कुछ जो हमारे चारों ओर विद्यमान है पर्यावरण कहलाता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये देखो यहां पर ट्री है, ये इकोलॉजी, यहां पर एक एनिमल सर्वाइव कर रहा है, यहां बर्ड सर्वाइव कर रहा है, यहां पर आप सर्वाइव कर रहे हो, ये आपका घर है, ये प्लांट्स है, ये रिवर है, ऑल नदियां सब हम मिलकर के क्या बनाते हैं? इन्हीं को पर्यावरण कहते हैं, और यही पर्यावरण का एग्जाम्पल है बच्चों। चलते हैं आगे। पर्यावरण क्या बोलेंगे? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, या लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एंड सर्वाइवल द पीपल एंड स्थान,
यानी प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर्स आर नोन एज एनवायरमेंट. all things about my surrounding is the places and objects and peoples and natures, animals, birds are survive in the my surrounding is known as environment. किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को ही पर्यावरण कहा जाता है. हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है, परिआवरण, परि मतलब होता है चारों ओर, यानी सराउंडिंग, ऑल सराउंडिंग. आवरण मतलब कवर अप, कवरिंग, ढका हुआ. क्या बोलेंगे? ढका हुआ. क्या बोलेंगे? सराउंडिंग. आपके चारों ओर सराउंडिंग. एंड कवरिंग अप, कवरिंग अप, सराउंडिंग, सारी आपके सराउंडिंग की जो कवर कर रखा है आपको, उसी को पर्यावरण या एनवायरमेंट कहते हैं. एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस इज नोन एज एनवायरमेंट. वे सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास चारों ओर स्थित है, जिनकी हमें स्टडी करनी है. बच्चों जुड़ जाओ, अब आपकी क्लासें कंटिन्यू होंगी वीक में 2 डेज, मंडे और ट्यूसडे. प्रॉपरली आपको सिलेबस से अकॉर्डिंग चीज करवाऊंगा. ये मान लो आपकी एनवायरमेंट साइंस की क्लास आज शुरू हुई है, ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको आपके टेस्ट भी होंगे, आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा. अभी पेपर में बहुत टाइम पड़ा है, आराम से एनवायरमेंट साइंस को करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में करेंगे. वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर उपस्थित है, कौन कौन? सर, प्लांट्स, पेड़ पौधे, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, इट मीन मैं, इट मीन यू, है ना. तो सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मम्मी ने कहा कि बेटा ब्रेड खा लो. ब्रेड जो आप डेली खाते हो, डेली जो नहीं खानी चाहिए वैसे तो, आप ब्रेड खाते हो मैदे की बनी हुई. क्या हुआ? ब्रेड रख करके मन नहीं किया तो रख करके भूल गया या भूल गई, मैंने छोड़ दिया. आफ्टर सम टाइम क्या देखा? आफ्टर सम डे क्या देखा? इस ब्रेड पर उंगली आ चुकी थी, इस ब्रेड पर काई जम चुकी थी, जो कि कैसी थी? ग्रीन कलर की. ये ग्रीन कलर क्या है? आफ्टर सम ईयर्स क्या ये ब्रेड मिलेगी आपको? क्या आफ्टर सम ईयर, कुछ समय बाद क्या ये ब्रेड आपको मिलने वाली है? नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि छोटे छोटे जीव आपके वातावरण में पाए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन द एनवायरमेंट, जो कि इसको खा करके सफाचट कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करना ना, कभी बच्चों आपने कर्ड खाई है? कर्ड, दही खाई है? सर हम रोज खाते हैं. क्या बात करते हो आप? आपको ना एक दिन मैं लेंस दूंगा, लेंस से ना, या कोई माइक्रोस्कोपिक जो भी हो आपका लेंस होगा, उसे चेक करना. कर्ड के अंदर आपको इतने बैक्टीरिया दिखेंगे, इतने बैक्टीरिया दिखेंगे कि आप ना उसको खाना ही भूल जाओगे, कि आप कभी दही नहीं खाओगे, कि मैं दही नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा, या मैं कर्ड नहीं खाऊंगा. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतने बैक्टीरिया. सर वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है या बेनिफिट है, बेनिफिशियल है? बिल्कुल. कर्ड के अंदर पाए जाने वाले, दही के अंदर जो जीवाणु मिलते हैं, बैक्टीरिया मिलते हैं, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, इट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं. बच्चों आपको दही खानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है. क्योंकि दूध से दही बनती है, मिल्क से कर्ड बनती है. अगर आपने मिल्क पिया या दूध पिया, उससे दही बनेगी और दही से आगे आपका यूटिलाइज होगा. इससे अच्छा पहले आप दही खा लो, क्योंकि आपकी बॉडी को मेहनत नहीं करनी पड़ी मिल्क से दही बनाने के लिए, है ना. तो दही बहुत ज्यादा बेनिफिट होती है. इसके अंदर कैल्शियम होते हैं. कैल्शियम आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है. ऑल जितने भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, चाहे आपको चलना है, आपको खेलना है, आपको गेम्स करने हैं, जितनी भी एक्टिविटीज कैल्शियम रिक्वायर्ड. कैल्शियम की इंपॉर्टेंस पता लगेगी जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे. जब आपकी एज बढ़ेगी ना, तब कैल्शियम आपकी जिंदगी में दस्तक देगा कि बेटा कैल्शियम खा ले, कैल्शियम खा ले, नहीं तो तेरे से चला नहीं जाएगा. जब बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो कैल्शियम नहीं मिलेगा. अब वक्त है कैल्शियम लेने का, अब वक्त है कैल्शियम को गेन करने का. इसलिए बोलते हैं सुबह आधा घंटा सन बाथ लेना चाहिए, सूर्य की किरणों के साथ बैठना चाहिए नहा करके. क्यों? क्योंकि जब आप सन बाथ के अंदर बैठते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक विटामिन डी नामक चीज होती है. विटामिन डी ये एक्टिवेट हो जाता है, और विटामिन डी को सनराइज हार्मोन भी कहते हैं. विटामिन डी इतना फायदेमंद होता है, सनराइज विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो होता है आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं आने देता. आपकी बोन्स को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है. आपकी हड्डियों को मजबूत करता है. अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में, एक बात और, कोई कहेगा सर मैं विटामिन डी तो मैं बाहर से ले लूंगी ना, नहीं मिलता. आपकी बॉडी के अंदर बनता ही नहीं है. जब तक आपकी बॉडीज को किरणें रेज नहीं मिलती, रेडिएशन नहीं मिलता सूर्य का, सन का, सूर्य देवता का. इसलिए बोलते हैं सुबह आधा घंटा सूर्य देवता के चरणों में बैठना चाहिए. आपको विटामिन डी एक्टिवेट मिलेगा और आपकी बॉडी स्वस्थ हेल्दी रहेगी.
है ना। तो ये बात है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्वेश्चन आता है कि दही के अंदर कौन सा मिलता है, जल्दी बताओ फिर, शाबाश। दही के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा सूक्ष्म जीव मिलता है बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। मेरी वन लाइन में आपको आंसर मिलेगा। इट एंड एवरी लाइन इज अ आंसर गिव्स यू एंड क्वेश्चन गिव्स यू। जल्दी बताओ बेटा जल्दी बताओ, शाबाश। सूक्ष्म जीव कौन सा मिलता है, पहली बात तो मिलता है बैक्टीरिया। विच वन बैक्टीरिया, नाम बताओ दही के अंदर, शाबाश। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नाम लिख लो बच्चों, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया मिलता है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा लैक्टोबैसिलस, इसको नोट ही करना आप, लैक्टोबैसिलस। तो जीव जंतु, एनिमल्स, वाटर, मिट्टी, सोयल, वायु, एयर, पर्वत, गर्मी, सर्दी, सबसे ज्यादा सर्दी परेशान करती है, विंटर सेशन, तापमान, ये सारी चीजें आपको एनवायरमेंट मिलती हैं। इसमें कुछ तो होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ होते हैं नॉन लिविंग, कुछ होते हैं लिविंग, कुछ होते हैं संजीव, कुछ होते हैं निर्जीव। जिसमें जान होती है वो होते हैं संजीव, इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिसमें जान नहीं होती निर्जीव, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीजें आपको मिलती हैं, मेरी बात समझे। निर्जीव का एग्जांपल दो सर, निर्जीव का एग्जांपल वाटर, आपकी लैंड, अर्थ, एयर, यानी आपके माउंटेन्स, आपके विंड, आपका समर वेकेशंस एंड तापमान, टेम्परेचर, वाटर के मॉलिक्यूल, भूमि, है ना, वायु, पर्वत, गर्मी, तापमान इसके उदाहरण है। यहां पर जीव जंतु यानी जितने भी आपके एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स, बर्ड्स, है ना, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स एंड सूक्ष्म जीव, ये सारे के सारे जैविक कारक होते हैं, यानी संजीव होते हैं। इनको बोलते हैं एबायोटिक, इनको बोलते हैं जैविक यानी बायोटिक। बायोटिक मतलब है संजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीन होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी अजैविक तत्व। क्या? अजैविक तत्व। बच्चों बात समझ में आई? एग्जाम में ही क्वेश्चन आता होता है कि जैविक और अजैविक तत्वों के बारे में बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक तत्व है। विच वन इज द एबायोटिक, विच वन इज द एबायोटिक इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे जितने ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, है ना। तो एग्जामिनेशन, एनवायरमेंट इज द सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण ही पर्यावरण कहलाता है। एनवायरमेंट इज नोन एज सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। खत्म बात, है ना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सराउंडिंग में, कोई पूछे परिभाषा तो तुरंत से फटक से बोल देना कि अर्थ पर जो भी आपको लैंड मिलती है, जो भी आपको वाटर कंटेंट मिलता है, हमारे ऑल ऑफ सराउंडिंग एयर, प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनवायरमेंट। आपका जो पूरी पृथ्वी है वो लैंड में डिवाइडेड है, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, स्थल, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सारे के सारे एग्जांपल ऑफ द एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एबायोटिक अजैविक संघटक कहलाते हैं। इज फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कोल्ड फिजिकल कंपोनेंट्स एंड इन्हें भौतिक संघटक भी कहा जाता है। इन्हें भौतिक संघटक भी कहा जाता है। मेरी बात समझे बच्चों? एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज फिजिकल कंपोनेंट्स, तुम क्या बोलोगे? जो निर्जीव तत्व होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट इज नोन एज फिजिकल कंपोनेंट, इट इज नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट, इट इज नोन एज अजैविक संघटक, भौतिक संघटक। कौन कौन से? स्थल, वायु, जल, प्रकाश, ताप, लैंड, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर। जो प्लांट्स है, ह्यूमंस, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। एनवायरमेंट में पृथ्वी के भौतिक और अजैविक और जैविक संघटकों को मिलाकर के शामिल किया जाता है। एनवायरमेंट इज सम ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स of the earth is known as environment. Abiotic components and physical components and non-living organism, अजैविक घटक, भौतिक घटक या अजैविक बोलते हैं नॉन लिविंग को, निर्जीव तत्वों को मिलकर के इन भौतिक घटकों के अंतर्गत इन फिजिकल कंपोनेंट्स के बिहाफ पर सोयल, लैंड, एयर एंड वाटर कंटेंट आते हैं, कंपोनेंट आते हैं। इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर के अगर आप बात करें लैंड, आप बात करें सोयल, आप बात करें
भूमि की, आप बात करें वायु की, एयर की, आप बात करें जल और वाटर की, इन तीनों से मिलकर के क्या बनती है? एक लैंड बनता है, एक स्थल मंडल, सल से बनने वाला लिथोस्फीयर। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लिथोस्फीयर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना लिथोस्फीयर का मतलब होता है जो भूमि, जो चीज मिट्टी से बनती है, जो चीज लैंड से बनती है, इट इज नोन एज लिथोस्फीयर। आगे आता है वायुमंडल, जो चीज वायु से बनती है, जिसमें सारे कंटेंट वायु के अंदर अवेलेबल होते हैं, एयर के अंदर अवेलेबल होते हैं, सारे कंटेंट इज द एटमोस्फियर। अगर क्वेश्चन आता है कि वाटर कंटेंट अवेलेबल है तो जनमंडल, हाइड्रोस्फियर, है ना। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लैंड वाला एरिया, लिथोस्फीयर। तो बायोटिक कंपोनेंट एंड जैविक घटक मिलकर के पूरी की पूरी अर्थ प्लेनेट पे हमारा सबसे, अगर कोई बोले ना कि आपसे कि स्वर्ग कहां है, तो हमारी पृथ्वी पर है, अर्थ पर। शायद तुम्हें इसका बाद में एहसास होगा, जिंदगी बहुत छोटी मिलती है आपको, है ना। तो जिंदगी का स्वर्ग कहां है? हम जहां बैठे हैं, अर्थ प्लेनेट। तो उसी प्लेनेट पे हमने एबायोटिक के हिसाब से पूरी पृथ्वी को बांट दिया, लिथोस्फीयर के अंदर, एटमोस्फीयर के अंदर, हाइड्रोस्फीयर के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग बायोटिक कंपोनेंट के हिसाब से हमने पूरी पृथ्वी में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू बायोटिक कंपोनेंट, अकॉर्डिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग टू जैविक घटकों के अनुसार हमने पूरी पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया। उसमें से एनवायरमेंट को 3 भागों में बांट दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जीव जंतु, एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। या तो प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, या एनिमल्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म। एनिमल्स में हम बर्ड्स को भी काउंट कर लेते हैं, है ना। प्रोड्यूसर, जो पेड़ पौधे हैं इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है, और जो इनसे कंज्यूम करते हैं, लाइक दैट मी, लाइक दैट यू, तुम और मैं, हम सभी मिलकर के इन्हीं प्रोड्यूसर्स को, उत्पादकों को हम कंज्यूम करते हैं, हम उपभोक्ता हैं। जब तक हमें कनक नहीं मिलेगी, हमें गेहूं नहीं मिलेगा, हम चपाती कैसे बनाएंगे? तो चपाती कहां से मिलती है? इन्हीं प्रोड्यूसर से मिलती है, इन्हीं पेड़ पौधों से मिलती है, प्लांट से मिलती है। बोलते हैं ना कि नो फार्मर नो वीट, है ना। नो फार्मर, अगर फार्मर नहीं होंगे, किसान नहीं होगा, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो किसानों की हमेशा क्या करो? रिस्पेक्ट करो, क्योंकि विदाउट फार्मर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं तो इनके बिना लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। हम डिपेंडेंट हैं, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हम कंज्यूमर्स हैं। और डीकंपोजर जो होते हैं, डीकंपोजर लाइक दैट बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, ये सारे डीकंपोजर हैं, जो कि मैं आपको बाद में करवाऊंगा। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, ब्रेड का एक ब्रेड ऑफ पीस छोड़ दिया आपने क्या किया, एक ब्रेड का टुकड़ा छोड़ दिया, खाया नहीं आपने। उस ब्रेड के टुकड़े को क्या करेगा? कोई भी जो होते हैं ना, फंजाई होते हैं, फंजाई, एक फंजाई नाम का एक क्या होता है, छोटा सा बैक्टीरिया होता है, सॉरी छोटा सा फंजाई होता है, एक छोटा सा जीव है, एक सूक्ष्म जीव है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये फंजाई क्या करता है? इसको क्या करेगा? इस ब्रेड के पीस को धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे खाता रहेगा, ये धीरे धीरे ब्रेड क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो वो उसको उसने डिकम्पोज कर दिया, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर, यानी अपघटक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? अपघटक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? अपघटक। तो अपघटक, डिकम्पोजर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। हमने बायोटिक फैक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोड्यूसर्स के अंदर, कंज्यूमर्स के अंदर एंड डिकम्पोजर्स के अंदर। एंड हमने एबायोटिक को हमने भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। बच्चों यहां तक समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो। यहां तक आपको सारी बात समझ में आई? चलो आगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? शाबाश, 5 जून को। सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है। सबसे पहले 5 जून 1974 को मनाया गया। इसकी थीम थी ओनली वन वर्ल्ड, केवल एक दुनिया, एक दुनिया, है ना। फर्स्ट जो बनाया गया उसकी थीम क्या थी? ओनली वन वर्ल्ड, कि वन वर्ल्ड के अंदर सारी पृथ्वी को आप पेड़ों से भर दो, प्लांट से भर दो। 5 जून को तभी तो लोग क्या लगाते हैं? प्लांट्स लगाते हैं, जो बड़े होकर के पेड़ बनते हैं, ट्रीज बनते हैं। और ये काम किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, है ना, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो इसको इको डे भी बोलते हैं। एनवायरनमेंट डे सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे 5 जून 1972 को हमने क्या किया था? सेलिब्रेट किया था हम, है ना। इंटरनेशनल लेवल बात करूं तो यूनाइटेड नेशन
मतलब सेलिब्रेट नहीं किया, मतलब उसको उसकी चर्चा हुई कि हम ये करेंगे। सबसे पहले 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम के अंदर, स्वीडन के अंदर चर्चा हुई कि हमने डिस्कस किया कि 5 जून से 16 जून तक चला सम्मेलन। इसमें तय किया कि हम 5 जून को एनवायरनमेंट डे बनाएंगे। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन फ्रॉम 5 जून to 16 जून 1972 to focus on human interaction with the environment। इस महासम्मेलन का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मानव की पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर चर्चा करना कि ह्यूमन बीइंग्स का क्या इंटरेक्शन है विद प्लांट्स, विद एनिमल्स, विद बर्ड्स, विद बायोटिक फैक्टर, विद ए बायोटिक फैक्टर। हम किस तरीके से वाटर का यूज करते हैं, हम किस तरीके से लैंड का यूज करते हैं, हमारे क्या पर्सनली इंटरेक्शंस है विद द एनवायरनमेंट, उसकी स्टडी की, उसका डिस्कशन हुआ, उसकी चर्चा हुई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 1972 कब हुआ, 5 जून को स्टार्ट हुआ और 16 जून तक चला। और तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में निश्चय किया गया कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और हमने सबसे पहले 1974 को हमने ये बनाया और 1972 को डिसाइड हुआ, जिसका सम्मेलन हुआ था, महासम्मेलन हुआ था, समिट हुआ था। समिट स्टॉकहोम समिट के नाम से बोला गया, कोल्ड स्टॉकहोम समिट, स्टॉकहोम समिट यानी स्टॉकहोम सम्मेलन कहां हुआ, स्वीडन के अंदर। कब हुआ, 1972 को। कब, कौन सी डेट को हुआ, 5 जून to 16 जून तक चला। विल बी डिसाइडेड इज द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग विद एनवायरनमेंट। चलो ये होगा बच्चों, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। जो मैंने बातें बताई आपको, कल से आपका एक नया टॉपिक और शुरू होगा जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। आज हमने ये बातें देखी, कल हम क्या करेंगे, इन्हीं बातों को, सारों को पकड़ेंगे। अभी मैं तुम्हें एक कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, जाना मत, अभी टाइम पड़ा है। कल क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये ना जो ए बायोटिक फैक्टर को जो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कल हम पकड़ेंगे वायुमंडल को करेंगे कंप्लीट। उसके बाद आएगा आपका लिथोस्फीयर, उसके बाद आएगा हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद ये आएंगे तीनों के तीनों। ये सारी चीजें, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट इसमें बसता है, पूरा का पूरा पर्यावरण इसमें है। इसी से सारे टॉपिक नहीं बनेंगे जितने बनेंगे, ये सारा बेसिक है, सारे टॉपिक यहीं से बनेंगे। और जो करवा रहा हूं ना, ईच एंड एवरी लाइन तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें आंसर मिलेंगे। समझ आई बात? तो आपको एक एक लाइन को लिखना है, याद करना है और क्लास लगानी है। बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने लास्ट जो टेस्ट लिया था उसकी आंसर की दो विद फैक्ट। दूंगा बच्चों, चिंता मत करो, दूंगा। ओके, चले आगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बच्चे हिंदी मीडियम वालों, मैंने हिंदी में इसको हिंदी में मैंने कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन मैं बोल के बता दूंगा हिंदी में, चिंता मत करना। ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो रेफर टू एज, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से वैश्विक तापन, इनमें से कौन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वैश्विक तापन को दिखाता है, ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक तापन, जो पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है ना, अपने इस बात की स्टडी करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल चेंज, एटमॉस्फेरिक चेंज या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताओ शाबाश, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट डाल रहा है? मेनली ग्लोबल वार्मिंग से मेनली क्या चेंज आ रहा है? जल्दी बताओ शाबाश, आंसर देना मुश्किल है, इसका आंसर, ये क्वेश्चन हार्ड है। बिल्कुल, इज द राइट आंसर, क्लाइमेट चेंज। शाबाश, चले आगे। The global warming is observed century scale rise in the of the earth climate। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम इंक्रीज हुआ ग्लोबल वार्मिंग से? बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया क्या, या मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, या एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, मुझे बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग इज ऑब्जर्व सेंचुरी स्केल राइज इन द मिनिमम टेम्परेचर चेंज हुआ, या मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? क्या ऑप्शन लोगे आप? ग्लोबल वार्मिंग मतलब पता क्या होता है, जब विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है ना, उससे क्लाइमेट चेंज आ गया। मैं मानता हूं, लेकिन जो तापमान में बढ़ोतरी हुई वो बहुत ज्यादा लेवल पे हो रही है, या बहुत कम हो रही है, या सिर्फ औसत लेवल पे हो रही है? वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि जो हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन बहुत कम हो रही है, या सी ऑप्शन सर औसत लेवल पे हो रही है, सी डी ऑप्शन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा इसका आज, इसका आंसर बताऊंगा कल आपको, ये आप ढूंढ के लाना, ठीक है बच्चों? हिंदी मीडियम वाला आपको समझ में आया बात? हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये बोल रहा है कि वैश्विक तापन जो अपने ना
क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना, उसकी सेंचुरी स्केल जो बढ़ रहा है, उसका जो स्केल बढ़ रहा है, जैसे मान लो टेम्परेचर क्या हुआ, अब जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 14 डिग्री है, तो 14 डिग्री से क्या हुआ 14.5 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया पूरी दुनिया का। तो उससे क्या फर्क पड़ा इन द ऑफ द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, तो मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यानी बहुत ज्यादा हुआ, मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यानी बहुत कम बढ़ा, एवरेज यानी औसत बढ़ा यानी तापमान में वृद्धि हुई। क्या आंसर दोगे आप, सोचो, दिमाग लगाओ इसका। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। अब सर ये ग्रीन हाउस होता क्या चीज है, बताओ सही, बताऊंगा बच्चों जब आगे टॉपिक आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए तुम्हें बताता हूं कि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए काउंट नहीं करते? शाबाश, बताओ बच्चों चैट सेक्शन के अंदर। जो बच्चे नए आए हैं वो तुक्का लगा दो भाई, गैस लगा दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जल्दी, शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों क्या इसका आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, डाई मतलब 2, मैथेन CH4, या नाइट्रस ऑक्साइड NO, या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो। शाबाश बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मैथेन गैस भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। इसका आंसर होगा डी कभी भी ग्रीन हाउस में काउंट नहीं होती। ये एक प्रकार की मोस्ट पोल्यूटेंट गैस है, मुख्य प्रदूषक गैस है, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैस। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या लिख के आओगे, सबसे मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है? इज द कार्बन डाइऑक्साइड is the carbon monoxide is the main pollutant gas। एग्जाम में क्वेश्चन आया, कोई आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है, द मेन पोल्यूटेंट गैस जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है, सबसे ज्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है, इट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके बच्चों, आपको आज का लेक्चर कैसे लगा? ये सारे लेक्चर बताओ फटाफट जल्दी। ये आपने क्या करना है बच्चों, आपने क्या करना है, इस लेक्चर को शेयर करना है, ठीक है। जो बच्चे नहीं लगा पा रहे उनको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहें। बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? कोई सजेशन, कोई सुझाव, एनी चीज बताओ बच्चों। शाबाश, मैं क्लास का एंड करने जा रहा हूं। कोई आपको लगे सजेशन, कोई सुझाव, जल्दी बोलो। शाबाश बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, वेलकम बच्चों, मिलते हैं बाद में अपने। थैंक यू बच्चों, सारे बच्चों का स्वागत है क्लास के अंदर। अब अपने जा रहे हैं क्लास से, फिर अपने कल मिलेंगे उसी टाइम पे, सेम टाइम पे। बाय बच्चों, थैंक यू।